नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के लेसन 8 के चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे। इसमें पहले चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। चलिए देखते हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था राजकुमार आर्थर। तो ब्रिटेन की विक्टोरिया का तीसरा बेटे का नाम आर्थर था तथा आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि मिली थी। तो आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी मिली थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि वारेन हेस्टिंग जो था वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग जो था वह 1773 में बना तथा वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसी में अगला बिंदु है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। तो स्कॉटलैंड और दार्शनिक थे जेम्स मिल, जिन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बुक लिखी थी। वह 3 खंडों में थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो पेपर में हर बार बनता है कि किस दार्शनिक या किस अर्थशास्त्री ने जो इतिहास को 3 भागों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो वह थे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल, जिन्होंने अपनी बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 खंडों लिखा तथा उसी में उन्होंने बताया है कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगला बिंदु इसमें है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। इतिहास को जो इस प्रकार बांटा जाता है प्राचीन, मध्य और आधुनिक में, यह भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के ताकतों का विकास का युग माना गया। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस से जो सॉल्व करवाया था उसमें भी यह प्रश्न बना था तथा यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। उसमें भी कुछ समस्याएं हैं कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में समाज थे, जहाँ आधुनिक समकालीन समाज में वे समाज हैं जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। अगला बिंदु है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे के कारण कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला बिंदु इसमें है कि खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। इसमें जो 2-3 बिंदु इंपॉर्टेंट था कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को इंडिया का नक्शा तैयार करने कहा था, यह पहला बिंदु है। तथा दूसरा बिंदु है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल थे, जिन्होंने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक बुक लिखी थी। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने। तथा मिल का मानना था कि अंग्रेजों के बिना भारत की प्रगति नहीं हो सकती। तो मिल का ही कहना था कि अंग्रेजों के बिना भारत की प्रगति नहीं होती सकती। अगला बिंदु इसी में है कि जेम्स मिल ने ही कहा था कि इन्होंने अपने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। वे थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इस विभाजन को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को किसने किया था? तो वह जेम्स मिल थे। तथा भारतीय इतिहासकारों ने इस वर्गीकरण को नकारा था। वह प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में उन्हें बांटा था। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इसमें प्रथम बिंदु है कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल लिया। अगला बिंदु इसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बिंदु था। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1458 में पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज लिया था। तो भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा ने खोजा था तथा वे पुर्तगाली यात्री थे। अगला बिंदु इसमें है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वह 1651 में हुगली नदी किनारे शुरू हुई थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे शुरू हुई थी। अगला बिंदु इसी में है कि कंपनी के व्यापार यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर किसे कहा जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के काल शासन के समय व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। फरमान क्या होता था? जैसा कि इसमें लिखा है, फरमान एक शाही आदेश होता था।
चलिए अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु है इसमें कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सैन्यों का नेतृत्व किया। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह 23 जून 1757 को हुआ था तथा इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था तथा सिराजुद्दौला के खिलाफ किया था तथा इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नवाब सिराजुद्दौला की हार कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी भी थी। तो नवाब जो सिराजुद्दौला की हार हुई उसमें से एक बड़ा कारण था उसके सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। तो मीर जाफर की जो टुकड़ियाँ थी उसने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपना साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अगला बिंदु इसमें है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। तो प्लासी के युद्ध में जैसा कि कहा था अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इसी में अगला बिंदु है कि मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वह मीर कासिम और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। तो 1700 बक्सर की लड़ाई हुई। मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। तो उसे हराने के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। तो अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराक अनुभव की देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तब क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा तथा कोई नवाब और भारत का कोई और शासक नवाब नहीं बनेगा। अगला बिंदु है इसी में कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में इंग्लैंड से मद्रास पहुंचा था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत जो थी 4,102 पाउंड के बराबर थी। तो जब वह 1767 में 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद इंग्लैंड लौटा तो उसकी जो दौलत थी वह 4,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। यह पूछा जाता है किस गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी तो वह रॉबर्ट क्लाइव था। अगला बिंदु हैदर अली जिसका शासनकाल 1761 से 1782 था और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जो 1782 से 1799 तक शासन किए। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। इसी में अगला बिंदु है कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। तो मैसूर और अंग्रेजों का युद्ध कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। 1767 से 69 पहला हुआ था, 1780 से 84 दूसरा हुआ था, 1790 से 92 तीसरा हुआ था तथा 1799 चौथा तथा अंतिम युद्ध हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का आखिरी जंग जो हुआ था उसमें कंपनी को सफलता मिली थी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। तो 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो मैसूर पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1799 में। अगला बिंदु देखते हैं। एक के बाद एक कई युद्धों से कंपनी ने मराठे को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो मराठों को भी कई युद्धों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। तो जो पहला युद्ध था वह 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था जिसमें कोई पक्ष जीता नहीं था, जो टाई हुआ था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 में 1805 तक तथा इसमें कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के साथ बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि तीसरे युद्ध में पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण था। चलिए अगला बिंदु इसमें देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा गया। तो विलय नीति किसकी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जिसको कहते हैं, वह थी लॉर्ड डलहौजी की। यह सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे कि सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। तो आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया।
उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में हड़पा गया था। इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला बिंदु देखते हैं इसमें कि वारेन हेस्टिंग ने 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होगा तथा मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के लिए अंतर्गत, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो जो फौजदारी अदालतें थी वह अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब काजी क्या होता था? तो काजी एक प्रकार का न्यायाधीश होता था तथा मुफ्ती जो थे वह मुस्लिम समुदाय के एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। तो मुस्लिम कानून का व्याख्या करने वाला मुफ्ती कहलाता था। चलिए अगला बिंदु देखते हैं कि जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप जड़ दिया। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगा दिया। इस आरोप पर वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। इस पर वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वह वारेन हेस्टिंग था। अगला बिंदु इसमें है कि मस्केट क्या थी? तो पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। मस्केट जो थी वह भारी बंदूक थी जो पैदल सैनिक यूज करते थे, तथा मैचलाक जो थी वह शुरुआती दौर की बंदूक थी जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ को फर्स्ट से चार्टर लेकर पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कर लिया, पर तब तक पुर्तगाली भी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर गोवा पर अपना ठिकाना बना चुके थे। अगला बिंदु इसमें है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो बनाई गई वह 1651 में हुगली नदी किनारे बनाई गई तथा इन व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। अगला बिंदु इसमें है कि औरंगजेब ने शुल्क मुक्त व्यापार करने का फरमान दिया था। तो औरंगजेब ने शुल्क मुक्त व्यापार करने का फरमान दिया था। अगला बिंदु है प्लासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, यह युद्ध हुआ था तथा 23 जून 1757 को यह हुआ था। तो सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव यह युद्ध हुआ था जो कि 23 जून 1757 को हुआ था तथा इसमें मीर जाफर की धोखा की वजह से सिराजुद्दौला की बक्सर के युद्ध जो था वह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था तथा यह मीर कासिम वर्सेस अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्लाइव ने कहा था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यह अगला बिंदु है। क्लाइव ने ही कहा था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा तथा यह बक्सर के युद्ध के बाद कहा था। अगला बिंदु इसमें है रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। अगला बिंदु इसमें है कि टीपू सुल्तान हैदर अली व उसका पुत्र टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 4 बार हुआ था। 1767 से 69, 1780 84, 1790 92 तथा 1799। श्रीरंगपत्तनम की संधि जो हुई थी वह 1792 में हुई। तो श्रीरंगपत्तनम की संधि कब हुई थी? वह 1792 में हुई थी तथा 1799 में मैसूर सहायक संधि हुई थी। तो 1799 में मैसूर सहायक संधि हुई थी तथा टीपू व हारा व मारा गया था। तो 1799 की मैसूर सहायक संधि में टीपू हार गया था, वह मारा भी गया था। तथा एक और इम्पोर्टेंट बिंदु है कि टीपू को शेरे मैसूर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने हाथ से ही शेरों को मारा था। अगला बिंदु है कि आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध जो था वह 3 हुआ था। पहला जो हुआ था 1782 में, उसमें सालाबाई की संधि हुई थी तथा कोई नतीजा नहीं निकला था। दूसरा जो हुआ वो 1803 से 1805 तक हुआ तथा इसमें देवगांव व बसीम की संधि हुई थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि दूसरे युद्ध में आंग्ल मराठा उसमें देवगांव व बसीम की संधि हुई थी। तथा अगला बिंदु है कि डलहौजी की विलय नीति क्या थी। तो डलहौजी की विलय नीति में पहले सतारा को मिलाया गया था, फिर संबलपुर को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी को 1854 में व नागपुर को 1853 में विलय हुआ था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था। 1772 में दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की डलहौजी ने। तो 1772 में दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना डलहौजी ने की थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा था। अगला बिंदु है कि मस्केट क्या थी। तो मस्केट भारी बंदूक थी जो पैदल सैनिक यूज करते थे। तथा मैचलाक क्या थी? तो मैचलाक शुरू दौर की बंदूकें थी जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।